तक वह 1 लाख के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। केसेस का ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां देश में एक एवरेज वीकली केसेस के बेस पे 3,89,000 के करीब केसेस प्रतिरोज के औसत से आ रहे थे 1 से 7 मई के समय पर, वह अब घटते घटते 69,710 हो गए हैं। यानी कि जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारे केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे थे तो जहां वीक एंडिंग 4 मई के समय पर देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह 16 जून में अगर हम देखें उस वीक एंडिंग में तो वह घटते घटते 147 जिले रह गए हैं। यानी कि 384 जिलों में हमने कमी केसेस में नोट की है। यहां एक मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने 15 जून के समय पर बात की थी और उस समय से इस समय में भी हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कंटेनमेंट जो 100 से कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज हम 384 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उस समय में 366 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट पिछले 3 दिनों में ऐसे हमने पाए कि जहां पर केसेस में कमी एक ऑब्जर्व वे में नोट की गई। इसी के साथ ही एक एक्टिव केसेस वह मापदंड जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि कौन से केसेस हैं जो होम आइसोलेशन या मेडिकल जो हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिनको हम मैनेज करते हैं, तो जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख केसेस में एक जो पीक नोट की गई थी वह 22 मई तक करीब 30 लाख के करीब केसेस हुए। 1 जून तक घटते घटते उसमें अराउंड 18.95 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में रहे और 11 जून तक वह 11,21,000 के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी, तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। यह हम देखें तो पाते हैं कि जो पीक समय पे हमने नोट किया था उससे 78.6% डिक्रीज इन एक्टिव केसेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने एक स्टेटस है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो पाएंगे कि इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90% और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव साइन। आज जरूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने डेली केसेस की रिपोर्टिंग में उसमें कमी नोट कर रहे हैं, वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस उसमें कमी नोट कर रहे हैं और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल देश में जहां केसेस में गति आई वहीं देश में एफर्ट करते हुए टेस्टिंग को बढ़ाया गया और एक स्थाई पर हम अराउंड 21.76 लाख केसेस ऑन ए डेली बेसिस टेस्टिंग कर रहे थे और अभी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में, क्योंकि केसेस में कमी आई तो थोड़ी उसी के अनुपात में थोड़ी टेस्टिंग में भी कमी आई है, तो भी हम 18.48 लाख केसेस
ओवरऑल देश में ऑन ए डेली बेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफी हाई थी, और 30 अप्रैल से 6 मई के उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या केस पॉजिटिविटी रही है, तो वह एज लो एज 3.24% नोट की गई है। हम अगर देखें कि ऐसे कितने जिले थे देश में जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो जहां 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में ऐसे 103 जिले थे, वह बढ़ते बढ़ते 21 मई से 27 मई वाले हफ्ते में 290 जिले हुए। और अब अगर हम पिछले 11 जून से 17 जून के हफ्ते को ऑब्जर्व करें तो पाते हैं कि 513 जिले ऐसे हैं जहां पर की ओवरऑल केस पॉजिटिविटी इज लेस देन 5%। इसके साथ अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन में भी हमने एक और जो इन टर्म्स ऑफ आयाम अगर हम कहना चाहें तो उसमें एक दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि अब हमने जहां 15 मई के समय में हमने बात की थी कि देश में 26 करोड़ के करीब डोजेज लग चुकी हैं, अब वह बढ़ते बढ़ते 27.07 करोड़ हो चुकी है। 22 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 5 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज देश में अब तक दी जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स, चाहे वे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, और प्रायोरिटी एज ग्रुप जो कि अबव 45 ईयर्स है, और उसके साथ ही जो नए एज ग्रुप 18 टू 44 ईयर्स है, उसको कवर करते हुए हम अब दे रहे हैं। आज एक मुख्य विषय हमें सबको समझने की जरूरत है। हम शुरू से कहते हैं अपनी कोविड की इस लड़ाई में, हेल्प अस टू हेल्प यू, आप हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आज देश में जब एक स्थाई पर हमने काफी रेस्ट्रिक्शन को जो लगी थी उस समय पर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज को रिज्यूम कर रहे हैं, हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के अपने संदेश में कहा है कि वायरस अभी कहीं गया नहीं है, वह हमारे सामने ही है। जहां एक स्थाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर आज 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग करने की बात की गई है, जो कि सपोर्ट करेंगे हमें एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स, एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कंटिन्यूड बेसिस ऑन कोविड मैनेजमेंट। हमें जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहां तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, और हैंड हाइजीन जो कि हमारे लिए सोशल वैक्सीन के रूप में काम करते हैं, वह हमारे जीवन का एक पार्ट बने। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी कड़ाई भी, तो एक स्थाई पर कड़ाई भी के रूप में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरे स्थाई पर दवाई के रूप में वैक्सीनेशन को हम प्रायोरिटी ग्रुप्स को जब भी हमारे प्रांत में अवेलेबल हो उसको लगवाएं। एक मुख्य विषय हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट का क्रूशियल पार्ट होता है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन। यह बीमारी अगर समय पर आइडेंटिफाई की जाए तो कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते हैं और बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो जरूरी है कि अगर हमें कोई भी सिम्टम महसूस हो तो हम तुरंत टेस्ट कराएं, और जब तक हमारा टेस्ट का रिजल्ट आए तब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि हम किसी दूसरे को किसी भी कारण से इंफेक्शन पास ऑन ना करें। तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग पर अपना उसी स्थाई से उसी मोमेंटम से कार्य करते रहें, और समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले कि हम टाइमली टेस्टिंग पर अपना फोकस बनाए रखें। साथ ही इससे पहले हमने बात की है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, और इसी तरह की और टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन, चाहे हमारे पड़ोस के एक डॉक्टर हो, अगर हमें कभी भी जरूरत हो तो हम ऑनलाइन उनसे सलाह लें, और अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो जिस भी हॉस्पिटल में जाना है वहां पर समुचित और रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट को लें। आज इस विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और विषय हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। एक ऐसे शख्स जिनकी आवाज और जिनके शब्द ही उनकी पहचान है, गुलजार साहब, जिनकी आवाज में एक दम है जो दिलों के अंदर तक समाती है। हम बात कर रहे हैं उस साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर की, जो कि एक गीतकार हैं, एक कवि हैं,
एक लेखक हैं, एक फिल्म निर्देशक हैं और नाटककार हैं। शायद ही कोई बच्चा हो देश में जिसने जंगल बुक ना देखी हो। आज उनके उद्गार के रूप में उनकी तरफ से भी एक अपील हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के संबंध में करना चाहेंगे। अच्छी सेहत और अच्छी जिंदगी मुबारक हो आपको। बहुत अच्छा किया जो आपने टीका लगवा लिया। कोविड से बचे रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझा दीजिए और टीका यानी वैक्सीन लगवा लीजिए। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप सब कोविड का टीका लगवा लें। एक स्थाई पर यह अर्बन एरिया से अपील थी, दूसरे स्थाई पर ग्रामीण प्रांतों में भी एक अपील हम करना चाहेंगे। मैं अपने गांव के भाई बहनों से बात कर रहा हूं। जैसे बारिश से बचने के लिए आप रेनकोट पहन लेते हैं, सर पे छतरी तान लेते हैं और जरूरत पड़े तो वो ऊंचे वाले बूट भी पहन लेते हैं। सुनिए, इस वक्त हर तरफ महामारी बरस रही है। कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक टीका लगवा लीजिए, ये हर तरफ से आपकी हिफाजत करेगा। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें और भी अच्छा है। कोविड से बचने का रास्ता है, टीका लगवा लें, मेरा वास्ता है। आज एक स्थाई पर जब हम टीकाकरण देश में बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है कि टीके पर हमारा उसी श्रद्धा से कार्य चलता रहे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश भी। साथ रहने का सलीका है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी महफूज हो गए और देश भी। एक मैसेज है आज हम सब के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। ये जो मैसेजिंग करी गई है एक महान कवि के द्वारा, उसको हम ध्यान से सुने। और इसमें पब्लिक हेल्थ एम्ब्रेस्ड है, दिख रहा है। आप भी महफूज होंगे, और क्योंकि आप टीके से संपन्न हो, आपके थ्रू अब ये वायरस दूसरे को भी नहीं जाएगा, तीसरे को नहीं जाएगा, देश में नहीं फैलेगा। तो टीकाकरण के लिए ये अपील्स जो करी जा रही हैं, वो एक माहौल पैदा करने की कोशिश है कि हमारी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे भ्रम नहीं होने चाहिए। टीके को अपनाना है, और जिन व्यक्तियों में, जिन पॉपुलेशंस में, जिन ग्रुप्स में, जिन फैमिलीज में ऐसे डाउट्स हैं, उसको हमने मदद करनी है, उनकी समझाने की और अपने साथ मिलाने की। अब मैं 2 पॉइंट कहना चाहूँगा। एक तो इसी की एक्सटेंशन है कि भारत से भी अब स्टडीज आ रही हैं
कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो एक दो स्टडीज आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, 2 स्टडीज मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी प्रोटेक्शन करिए, रिस्क तो बढ़ा ही है, डर भी लगता है। लेकिन वैक्सीन लग जाता है तो वो डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये मानने वाली बात होगी कि हेल्थ केयर वर्कर्स में जो अच्छा कवरेज हुआ और जो मुहिम सबसे पहले उनकी तरफ वैक्सीन को ले जाकर चलाई गई, उससे इस महामारी में हेल्थ केयर वर्कर्स के द्वारा जो मेहनत हुई, उससे काम भी अच्छा है हुआ, मेहनत भी उन्होंने अच्छी करी और खुद भी वो बचे। ये इट्स अ फैक्ट। मेरे क्लियरली वी कैन से thousands of lives may have been saved of the healthcare workers, very precious individuals. स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की जरूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन 8%, जिनको नहीं मिला उनको 100 तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहां की इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली, मैं कहूंगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए, क्लियरली दर्शाता है कि ये बचाव होता है और सीरियस डिजीज जो है वो हमसे दूर चली जाती है। और एक पर्टिकुलर स्टडी में एक डेथ है सिर्फ 7000 में से, और वो भी उनको कोमोबिडिटीज थी। तो एक ये जो एंड में मैसेज दिया गया है, उसमें मैं कहूँगा कि उसकी सच्चाई और उसके सामने जो है उसके पीछे ऐसे एविडेंस हैं, बाहर के देशों ने भी दर्शाया पॉपुलेशन लेवल पे कितने इन्फेक्शन रेट कम हुए, रिस्क कम हुआ, ऐसा डेटा अब आता रहा है, आता जाएगा, अपने देश से भी जनरेट होगा। लेकिन इस बात को मैं डेटा के बेस के ऊपर, स्टडी के बेस के ऊपर मैं और वजन डाल के आपकी तरफ प्रस्तुत कर रहा हूं कि वैक्सीन को अपनाइए। इन्फेक्शन कभी कभी हो सकती है, उसके बावजूद भी ये हमने देखा है, माना है, लेकिन लाइव्स विल नॉट बी लॉस्ट, lives will not be lost, and because we protected our healthcare workers and frontline workers and even old people, particularly above 60, कोई डाउट नहीं है, ये किसी दिन साबित करने की, काउंट करने की बात है कि thousands and thousands of lives may have already been saved. एक दिन इसलिए डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। My second point relates to another information which is of value to us. इस मंच से और इस सभा में बहुत बारी सवाल आया बच्चों को लेके कि उनमें कितना प्रभाव हो सकता है, कितना, और देश की, ठीक है, एक एंग्जाइटी दिखाई दी बच्चों के प्रति। और पिछले 4 हफ्ते में ये बात बार बार आई और बहुत अच्छी बात हुई है कि पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमें तैयारी करनी है, हमें तैयार होना है। और उसके बारे में इस हफ्ते ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीडियाट्रिक केयर की जो अपडेटेड गाइडलाइंस है, पहले भी काम हो रहा था, खूब हो रहा था, लेकिन उसको फिर पूरे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी देख लिया, कितनी सर्विसेज बननी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटर कितने हो, कितने टेस्टिंग का सामान चाहिए, और जो बाद में जो होता है मल्टी सिस्टम इंफॉर्मेशन होती है, इंफ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है बच्चों का, MICS जिसको कहा गया है, मल्टी सिस्टम इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ चाइल्डहुड, उसको भी कैसे टैकल करना है। तो उसका एक पूरा विजन बन के राज्यों के साथ शेयर करके पहले होते हुए काम को बढ़ाने का एक
विजन बना लिया गया है। लेकिन उसी उपलक्ष्य में एक अच्छा काफ़ी लार्ज नंबर का एक सर्वे आया है, WHO का है और एम्स की टीम का है, और उन्होंने कई लोकेशंस में ये करा और ये पाया गया कि जो लगभग सीरो पॉजिटिविटी, सीरो सर्वे है ये, जो 18 के ऊपर थी उसके नीचे भी उतनी ही थी। जैसे कि इन एरियाज में, ये डेंस एरियाज हैं, रूरल हैं, जहाँ पे काफ़ी इन्फेक्शन रही, मोर देन 18 जो था सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिखाया गया 67% और बिलो 18 है 59%। अर्बन में दिखाया गया है 78% बिलो 18 और अबव 18 79, लगभग सेम अर्बन जो इन्होंने सिलेक्ट किए। रूरल में थोड़ा फर्क है, 56 है बिलो 18 और 63 है अबव 18। इन अदर वर्ड्स, जहां ज्यादा इंटेंस वेव आई, अर्बन में ही ज्यादा आई इस बारी भी, वहां लगभग बच्चे भी उतने ही इन्फेक्ट हुए। रूरल में थोड़ा सा फर्क है। ओवरऑल मैसेज है कि बच्चों में भी ये वेव रही, अभी तक भी रही। जैसे हमने पहले भी यहाँ से कहा, पुरानी डेटा के बेस के ऊपर नेशनल सीरो सर्वे में और भी हमें समझ आएगी। पुराने नेशनल सीरो सर्वे में अडल्ट्स में 24%, 25% था, बच्चों में 23 था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो इंफॉर्मेशन आगे आ रही है वो दर्शाती है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुई, बहुत माइल्ड रही, और ये भी एक फैक्ट हम सामने लेकर चलेंगे। लेकिन बच्चों के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो सर्विसेज में क्या मिलना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, केयर, ड्रग्स, उस सारे का भूमिका अपडेटेड वर्जन में देश के साथ शेयर कर रही है। तो वी आर हैप्पी टू स्टेट दैट ऑन पीडियाट्रिक फ्रंट हो सकता है कि उतनी भयानक समस्या आइसोलेटेड बच्चे ही इफेक्ट हों, शायद ना हो, लेकिन तैयारी के तौर पे इसमें कोई भी कमी नहीं होगी कि बच्चों को लुक आफ्टर किया जाएगा। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर करेंगे और सारे देश भर में करेंगे। वैक्सीनेशन में परसों से, थर्ड पॉइंट, नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। उस गाइडलाइंस में, एज यू नो, 75% ऑफ द domestically produced vaccines will be procured centrally by the central government and then distributed free to the states for implementation. We are aware of that. लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का, जो कि 25% प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो इस गाइडलाइन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका चिन्हित है, उनका रोल डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है, और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है। पहले फेज में भी किया था, इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए, और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए हैं, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे, और कर रहे हैं, कर भी दिया है, और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ, और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और जिस तरह से पहले 9,000, 8,000 वैक्सीन साइट्स थे प्राइवेट सेक्टर में, वो उतने ही रहेंगे, उससे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि बहुत क्षमता है, और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी, ये एक्सपांस जो है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है प्राइवेट सेक्टर का, वो और भी बढ़ता जाएगा इस मिशन में। लेकिन आई वांटेड टू एम्फसाइज द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ
vaccination program to reach the largest possible number of our people, and we value that. And in the present guidelines, this system has been streamlined as a partnership in which state governments play a facilitatory role, a role of aggregation, ensuring spread, ensuring large hospital participation, small hospital participation. वैक्सीन ऐसी चीज़ तो नहीं है कि बहुत बड़े अस्पतालों में ही लगना है। वैक्सीन जो है वो किसी भी छोटी फैसिलिटी में लग रहा है। आज भी हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, सब सेंटर्स में वैक्सीन लग रहे हैं, और जो हमारे सेंटर आज पिछले हफ्तों में एक्टिव रहे हैं, 71% ऑफ those centers are in rural areas. 53% of all the vaccines given in the May-June 6-week period are in rural areas. Some of our tribal districts have demonstrated vaccine coverage which is higher than the national average. तो ये स्प्रेड आ गया है और भी बढ़ेगा, और न्यू गाइडलाइंस के द्वारा जो सिस्टम स्ट्रीमलाइन होगा, स्टेट्स की भागीदारी, सेंटर की भागीदारी से और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इसमें तेज गति आने की उम्मीद है, आकांक्षा है, और इसमें जुड़ते हुए हम अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। 27 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन्स को मानते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये काम और भी तेज गति से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे देश में होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। विल नाउ टेक सम क्वेश्चंस। 18। My question is to Mr. Love Agarwal. The data of our vaccination which you have shown in the screen, it's different from that posted in the CoWIN portal. Your figures are more higher. Could you explain this? सर, जो आप डेटा अभी हमने आपको दिखाया है, ये 3 बजे का कोविन पोर्टल से लिया हुआ डेटा है, तो शायद आपने जो डेटा देखा हो वो थोड़ा सा पुराना हो। इससे बल्कि ये पता लगता है कि देश में किस प्रोग्रेसिव वे से हम वैक्सीनेशन करते आ रहे हैं। अगर आप सुबह का डेटा देखें तो इट वाज अराउंड 26.89, और 3 बजे का डेटा अगर आप लेंगे तो इट हैड क्रॉस 27 करोड़। तो इट इज ओनली एन इंडिकेशन कि प्रोग्रेसिव वे पर फील्ड पर काम हो रहा है। हाँ सर, मेरा सवाल है डॉक्टर पॉल से। सर, सीरो पॉजिटिविटी का जो ये डेटा आया है, खास तौर पर जो फीमेल चिल्ड्रन है उनका थोड़ा सा जो डेटा में पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आया है, और दूसरा जो कि गोरखपुर से है कि 90% जो है केसेस मिले हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वहाँ पर। 2 बातें आपने पूछी हैं। पहला है कि थोड़ा बहुत एज का डिफरेंशियल है, जो थोड़े बड़े हैं उनमें ज़्यादा है। सैंपल साइज लिमिटेड होता है कई बारी, तो उसको उन्होंने अलग से तोड़ के दिखाने की जो भी कोशिश करी है उसमें है, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशियल हो सकता है, लेकिन बिग मैसेज हमें यही लेना है कि हमारे बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी हद तक लगभग वैसे ही हो रहे हैं जो बड़े व्यक्ति हैं। इसको ओवरऑल पिक्चर में लेना चाहिए, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ऐसा और हम समझें, इसको ज़्यादा नंबर देखें तो जो 12 साल वाले हैं हो सकता है थोड़े कम हो 16 साल वाले से। दैट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। द मैसेज हियर इज दैट दिस इन्फेक्शन हैज बीन पासिंग थ्रू फैमिलीज, चिल्ड्रन वर गेटिंग इन्वॉल्व, often they were thank God that they were not affected, they were not serious, and this fact will be kept in mind, it should be kept in mind when we are planning for pandemic control and planning for our services. And so such an important fact I thought was important to be shared because it is in line with the evolving information. Thank you, particularly. और दूसरा सवाल था आपका? हाँ, वो मैंने बताया। हाँ, हर्ड इम्यूनिटी का नोशन जो है वो एज वी हैव सेड फ्रॉम हियर सेवरल टाइम्स कि एक स्टेज आती है कि जो पैथोजन है, जो वायरस है इस केस में, वो आगे जा ही नहीं पाता क्योंकि सबने अपनी अपनी इम्यूनिटी बना ली है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी हो गई और स्टॉल हो गया या लगभग स्टॉल हो गया। इसका जो नंबर है वो क्या 70 है, 65 है, 85 है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन किसी जगह पे अगर 90% एक्सपोज हो गए हैं तो ये जरूर मुद्दा रहता है कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन ये याद रहे
कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में अभी साइंटिफिक तरीके से वो नंबर जो कॉन्फिडेंस से हम कह सकें क्या है, ये आज तक नोन नहीं है। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्राजील में एक 70% हो गया था सीरो पॉजिटिविटी, और इतना वहाँ P1 वेरिएंट ने आके सबको डेवस्टेट किया। दिल्ली में 56-54 हम जान रहे थे उस स्टेज पे, और यहाँ पे सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट आया, तो इसको हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, केयरफुल रहना है। वायरस के रूप बदल रहे हैं, वो देखना है, और जो मैसेजेस हम बार बार आपके सामने लेके आते हैं, मास्क पहनने की बात, दूरी की बात, घर से फालतू में नहीं निकलने की बात, बुजुर्गों को बचा के रखने की बात, वैक्सीन लगाने की बात, भीड़ नहीं बनाना, सेलिब्रेशन थोड़ा पोस्टपोन करिए 5-6 महीने अभी, तो उन बातों को हमें नहीं भूलना है। और ये जरूर एक कंसर्न भी आ रहा है, आप भी देख रहे हैं कि जब खुल रहा है कुछ शहरों में या किसी पर्टिकुलर शहर में, कोई भीड़ होना, वही एकदम से जल्दी पड़ी है मॉल में जाने की, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसके बारे में ऐसा नैरेटिव पैदा करिए कि रुक जाओ, डिसिप्लिन करो, कड़ाई करो, कड़ाई और डिसिप्लिन से ही हम आगे से बचेंगे। Number 9. Sir, I have two small questions. One is about a case of green fungus was reported in Madhya Pradesh. So, is this a new worry? Is the treatment protocol any different? And the second thing is that to Mr. Love Agarwal, can you elaborate a bit upon the trend of mortality among the COVID patients? If we trend mortality, the deaths among COVID patients, number have gone down, but if you can just elaborate a bit that how much the scenario has improved now. I'd like to know more about the particular instance. It is not in my knowledge. Which particular fungus is this? We can talk about it offline. Okay. हाँ, बता देना मुझे. Offline we can see, and if any response has to be made on our behalf for the problem on the ground, we will do so. देखिए, फंगस के विषय में, फंगस के कलर्स के विषय में, जैसे सर ने अभी तो स्पेसिफिक इंस्टेंस आपने बताया है, इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हम फंगस को कलर के बेसिस पर, विच इज लाइक कॉमन पार्लेंस में हम डिस्कस करते हैं, बट वी प्राइमरी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के फंगस करके वो जो एक डिस्कशन करते हैं, आई थिंक दैट मे नॉट बी नीडेड, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर हम फंगल इन्फेक्शन है तो उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो उसके प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको किया जाए। ऑन द इश्यू ऑफ मोर्टेलिटी, जैसे आपने बताया है, हमने पिछले कुछ दिनों में एक कंटिन्यूअस ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन द ओवरऑल मोर्टेलिटी फिगर नोट किया है। पिछले बार इसी मंच पर एक डिस्कशन ये भी हुआ था कि कुछ बैकलॉग डेथ रिपोर्ट हुई हैं। तो अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि कई बार बीच में कुछ दिन पिछले 1 महीने में ऐसे भी आए हैं कि जहां पर डेथ की फिगर थोड़ी ज्यादा लगी है, बट अगर आप उसकी माइक्रो डिटेल में जाएंगे तो वी हैड एनालाइज कि उस वैसे कुछ केसेस थे जहां पर स्टेट्स पर व्हेन देयर हेल्थ सिस्टम वाज अंडर स्ट्रेन, व्हेन दे वर मैनेजिंग लार्जर नंबर ऑफ केसेस, तो फील्ड लेवल से उनके लेवल पर जो स्टेट्स के स्थाई पर कुछ केसेस या डेथ अगर वो रिपोर्ट नहीं हुए उनको बाद में रिपोर्ट किया, विच इज पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल डिस्कशन कि कोई भी डेथ और कोई भी केस स्टेट लेवल पर रिपोर्ट हो और स्टेट के द्वारा हमें रिपोर्ट हो। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप देखें कि जब हमारे एक्टिव केसेस कम हो रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंट हमारा स्ट्रेन ऑन हेल्थ सिस्टम कम होता है, जो हमारी ओवरऑल इफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट है वह बढ़ जाती है। और ओवरऑल हम देखते हैं कि जब भी अगर केसेस में कमी होनी शुरू होती है उसके करीब 2 हफ्ते बाद, 10 से 14 दिन के बाद ओवरऑल हम देखते हैं कि केसेस इन टर्म्स ऑफ जो नंबर ऑफ डेथ विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, दे ऑल्सो शो ए मार्क डिक्रीज, एंड दैट इज द ट्रेंड विच इंडिया इज हैविंग। We want this trend to continue. We want our focus in terms of first ensuring कि larger number of cases ना आए. Second, we would like to ensure and work towards कि अगर कोई केस आए तो उसको proper treatment हो सके. And from the point of the perspective you asked, cases में और death में continuous decrease हम note कर रहे हैं. Number 19. सर, जिस एम्स और WHO की सर्वे की बात की जा रही थी, तो उसमें आप कह रहे हैं कि बच्चों में भी व बड़ों में भी वह ये चीज़ निकल के आई, तो क्या ये कहा जाए कि जो कहा जा रहा था कि तीसरी वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा खतरे में रहेंगे, तो क्या ये माना जाए कि अब नहीं होगा, और क्या स्कूल खोले जा सकते हैं क्या आगे चल के? ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें
और कई सारी चीज़ें हमारी नोन है इस वायरस की, डिजीज़ की। कुछ चीज़ें हम नहीं जानते, अभी भी नहीं जानते। जैसे मैंने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी का क्या लेवल होगा, कंजेक्चर है। पहले 65-70 कहते थे, फिर वो चेंज हो गया। तो कई चीज़ें हम सीख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ठीक है, बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं और होपफुली प्रोटेक्ट भी हो रहे हैं उसके साथ साथ। ये हमें इस तरह से रीअश्योर करता है कि ऐसी एक्सप्लोसिव सिचुएशन बनने की जो बात करी जाती है, तो उसके ये काउंटर एक एविडेंस है, तो वो भी बराबर करता है कि सोच के चलो कि हो सकता है ये सब ऐसे ना हो। ठीक है। दूसरी बात ये हमें जानना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वायरस अगर रूप बदलता है, वायरस ने अपना ही चेहरा ही बदल दिया, और वो ऐसा वायरस हो जो कि ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग जो है, बच्चे हैं हमारे, उसमें इन्फेक्ट करे, तो कहाँ किस तरफ जा सकती है बात। तो तैयारी के रूप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के सर्टेन नंबर है एक पॉपुलेशन में, उसको मद्देनजर रखते पूरी तैयारी होनी चाहिए। और आज अगर ये माइल्ड डिजीज है, कल को सीवियर हो जाए, उसको भी मन में रख के करना चाहिए। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माइल्ड डिजीज होती है, ऐसे ही रहे और ऐसी ना आए, ये सब कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन का मेजर है, मास्क पहनने वाली बात है, वो भी होती रहे। और जैसे वैक्सीन चिल्ड्रन वाले उपलब्ध होते हैं, टेस्ट होने के बाद वैक्सीन भी लगना चाहिए। तो दोनों तरफ से हमें जागरूक रहना है। तैयारी में कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं। ये दिखाते हैं कि शायद ऐसा माहौल ना बने, लेकिन हम उसको सिर्फ उतना देख के अपनी तैयारी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। यही भावना से हमें आगे जाना है। हाँ जी, आई डिडंट गेट। स्कूल खोलने में कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग टॉपिक है। सोचा जाए तो हमेशा ये विचार आता रहता है सरकार के सिस्टम में कि स्कूल कब खोले जाएं, कब ये सब कुछ सेफ होगा। उसके डायनेमिक्स में ये जो बात है, ये एक एस्पेक्ट है, लेकिन वहाँ टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग कम हो जाती है, तो उसको ऊपर पूर्ण रूप से विचार करके ही बात आगे होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं जो हमें मन में लेके चलना चाहिए। लेकिन यस, जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वैक्सीन उपलब्ध होते हैं, टीचर्स का वैक्सीन हो जाता है, हम आदत बदल लेते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस में काम करें, ये सब हो, तो ऐसा वक्त जरूर आना चाहिए जल्दी कि जब स्कूल खुल जाएं। लेकिन ये भी याद रहे कि बाहर के देशों में स्कूल खुले, फिर आउटब्रेक्स हुई, फिर वापस गए। हम अपने बच्चों को और हमारे प्रेशियस टीचर्स को उस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, नहीं डालना चाहिए, जब तक कि थोड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हमारी पेंडेमिक जो है वो हमें इस स्वरूप में आके नुकसान नहीं करेगी। सो दैट्स अ much larger discourse in which this information of course will be useful to take into account. Number 10. सर, मैं मिलन हूँ इंडिया टुडे आज तक से। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक डेटा जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि बच्चों में जो संक्रमण दर है वो 1 से 10 साल के बीच में 3% और 11 से 20 साल के बीच में 8% पहली वेव में, और जो दूसरी वेव में था वो अराउंड द सेम 3% और 8% 20 साल से कम के बच्चे। अब ये आपने आज WHO और एम्स का सीरो सर्वे स्टडी के बारे में बताया, तो किस स्टडी को हमें अब ध्यान देना चाहिए? क्योंकि एक तरफ वो कम दर दिखा रहा है, दूसरी तरफ सीरो सर्वे दिखा रहा है कि ज़्यादातर बच्चों में संक्रमण फैल चुका है। इस पर थोड़ा सा आप साइंस में खूबी होती है कि हर फैक्ट अपनी जगह पे सही होता, हमें जोड़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो हमने उस दिन दर्शाया था, ये दर्शाया था कि जो हमारे पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनके टेस्ट हुए, रिपोर्ट हुए, ठीक है, वो प्रोएक्टिवली आगे आए, उनकी प्रोपोर्शन लगभग क्या थी, या फिर जो दाखिल हुए, तो उस तरह से वो साइंस आपके सामने आई। अब जो टेस्ट कराने जाता है, कोई सिम्टम होंगे या किसी का कांटेक्ट होगा तब जाना होगा, तो वो तथ्य अपनी जगह है कि वो जो बिहेवियर था दोनों वेव्स में, उसमें अंतर नहीं था। लेकिन 3% ये क्या है, 100 में से कितने थे, राइट, वहाँ वो यूनिवर्स है। अब जब हम बात कर रहे हैं, ये एक अलग बात है कि पॉपुलेशन लेवल पे
इन्फेक्शन फैली, कितने लोगों ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर ली। और टेक्निकली सोचा जाए तो कुछ एंटीबॉडी जो है वैक्सीनेशन वाली भी शायद बीच में होंगी, तो कितनों ने प्रोड्यूस कर रही, वो डेटा दिखाता है कि वेव आने से पॉजिटिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में भी होती है। क्योंकि ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो दोनों तथ्य अपनी जगह सिद्ध हैं, अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें अच्छी समझ आती है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। यू वांट टू ऐड? द पॉइंट विच आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कन्वे, जैसे सर ने अभी आपको बताया, देखिए उसमें हमने प्रोएक्टिव वे में जो टेस्ट हुए जिनमें सिम्टम आए उनमें इन्फेक्शन पकड़ा, इसमें हमने एंटीबॉडीज की किसमें पाई गई उसको देखा। तो इससे जो एक पॉजिटिव तथ्य जो सर ने मतलब हमें भी अभी गाइड किया है वह यही निकल के आया है कि जब प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ सीरो सर्वे यानी कि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन हर एज ग्रुप में पाया गया, तो जो एक भ्रांति बीच बीच में कई बार हम लोगों ने भी डिस्कस की है, आपको बताना भी चाहा है, आप सबके सामने सबमिट भी करना चाहा है, वह यह है कि बच्चे थर्ड वेव में ज्यादा इफेक्ट होंगे। दैट मे नॉट बी ट्रू, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि उससे सेकंड वेव में भी अगर इनफेक्ट सीरो सर्वे में एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट इन ऑल एज ग्रुप्स, तो इसका मतलब कि बच्चे, जैसे कि सर ने हमेशा बताया कि बच्चे अगर इन्फेक्ट भी हुए तो उनमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए, जिसकी वजह से शायद फैमिली के स्थाई पर टेस्टिंग की जरूरत नहीं समझी गई। लेकिन हैविंग अंडरस्टूड द फैक्ट कि थर्ड वेव विच इज व्हाट वी समटाइम टॉक अबाउट कि इसमें बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होंगे, मे नॉट बी फैक्चुअली ट्रू, बट गवर्नमेंट इज नॉट मेकिंग एनी स्टोन अनटर्न्ड इन टर्म्स ऑफ बीइंग रेडी। जैसे कि कोई म्यूटेशन भी हो सकती है, कोई और इंपैक्ट भी हो सकता है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ अप्रोचेस। दैट्स व्हाई बिगर फोकस ऑन पेडियाट्रिक केसेस टू बी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। थैंक यू। मैं एडिशनल पॉइंट कहना चाहूँगा, रिलेटेड नहीं है। आज एक स्लाइड पे दिखा रहे हैं कि सारे देश में लगभग 531 जिलों में सीरो पॉजिटिविटी 5% से कम हो गई है, जो दिखाती है कि पेंडेमिक का जो स्वरूप है वो बहुत छोटा हो गया है और ये श्रिंक हो गई है पेंडेमिक। इसके साथ साथ एक नैरेटिव चलता है कि वेरिएंट्स आ रहे हैं, उनसे हमें बचना है। तो अब एक चीज़ ये लेकर चलना चाहिए कि वेरिएंट्स आते रहेंगे, बनते रहेंगे, उनको कंट्रोल करने का फॉर्मूला एक वेरिएंट का दूसरे वेरिएंट के फॉर्मूले से अलग नहीं है। तो वेरिएंट आए, पहले उनके स्वरूप से पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसमिसिबिलिटी हाई है कि नहीं है, वक्त लगता है, स्टडी करना लगता है, टाइम लगता है, वो एक चीज़ है। लेकिन वेरिएंट आए भी और दिखने भी शुरू हो जाएं तो जो हमारे टूल्स हैं वो बदलते नहीं हैं, ये भी मन में रहना चाहिए। कई बार ये बात कही जाती है कि वेरिएंट था, क्यों क्या नहीं हुआ या क्या नहीं कहा गया। उसका क्लियर आंसर यही है कि जहाँ पे ये वेरिएंट और नो वेरिएंट, वेरिएंट एक्स और वेरिएंट वाई, जहाँ भी पेंडेमिक चल रही है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता ही जा रहा है, केसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो जो उससे पहले ही बच के रहना है, उससे पहले ही इतनी कंटेनमेंट होनी चाहिए, इतनी टेस्टिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए, आइसोलेशन होनी चाहिए कि ये आगे नहीं बढ़े। तो हम आज फिर दोबारा विनती करेंगे सबकी कि इस माहौल में जब 531 जिलों में सिचुएशन बड़ी ग्रीन दिखाई दे रही है, इसको डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वेदर इट इज वेरिएंट ए और वेरिएंट बी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट और एनीथिंग न्यू, हमें इसको बचा के रखना है कि हमारी टेस्टिंग की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 5 से ऊपर नहीं जाए। 5 से ऊपर जाता है तो बहुत एक्ट करके वापस नीचे लाओ। हमें यह भी मालूम है कि इसको नीचे लाने के लिए जरिया क्या होता है, और 5 से नीचे रखना है अच्छी तरह से, छोटी मोटी आउटब्रेक चलती रहे, सब लोग बचें, जिंदगी भी चले, यही कोशिश करनी है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अप्रोप्रिएट टेस्टिंग, क्वारंटाइन ऑफ कॉन्टैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ केसेस एंड वैक्सीनेशन, इसके ऊपर हमारा पूरा जोर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हुए। थैंक यू। कंटेनमेंट, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शंस एज वेल एज क्लिनिकल मैनेजमेंट, तो हमने देखा कि हमारे केसेस घटते घटते करीब 17 मई में 2,81,000 तक पहुंच चुके थे, यानी कि 3 लाख से कम हुई डेली रिपोर्टिंग। 31 मई तक वह घटते घटते 1.5 लाख के करीब पहुंची।
और 7 जून तक हमने देखा कि करीब 1 लाख केसेस प्रति रोज के हिसाब से देश में रिपोर्ट हो रहे थे। और अब अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी सबमिट किया है कि 60,000 केसेस अगर देश में अब रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे में, तो वह डेटा भी करीब 75 दिनों बाद हम यानी कि 31 मार्च के बाद हम यह परिस्थिति देश में देख रहे हैं कि केसेस में इस लेवल की कमोबेशी आई है। 27 स्टेट्स देश में ऐसी हैं जहां पर कि 1000 से कम संख्या में डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह इसलिए समझना जरूरी है कि इससे इंडिकेट होता है कि ओवरऑल इन्फेक्शन का डिक्लाइन देश में हम लोग नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि किस गति से एवरेज डेली केसेस देश में जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी हम जहां एक स्थाई पर हमें एवरेज 3,87,000 केसेस 5 से 11 मई वाले हफ्ते में हमने देश में एवरेज बेसिस पर नोट किए, उसमें काफी गति से पिछले 5 हफ्तों में केसेस में कमी नोट की गई है। और उस कमी की जो गति है उसमें भी हम एक स्पीड, एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। और हम पाते हैं कि पिछले 2 हफ्ते में 30% से भी अधिक मात्रा में हमने रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एवरेज केसेस नोट किया है। साथ ही अगर हम समझें कि देश में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर कि 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या में रिपोर्ट हो रहे थे, तो जैसे कि 4 मई वाला जो हफ्ता था उसमें 531 ऐसे जिले देश में थे, वह घटकर अब 165 जिले रह गए हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पिछले 6 हफ्तों में 366 जिले ऐसे हैं जो कि पहले अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट कर रहे थे और उनमें कमी आई है, विच इज ए वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन इन टेलिंग अस कि जो देश का इन्फेक्शन है वह रिलेटिवली लिमिटेड टेरिटरीज में ही अब हम नोट कर रहे हैं। एक और मुख्य विषय जहां एक स्थाई पर केसेस हमें कंट्रोल करने हैं, वहीं दूसरे स्थाई पर वह केसेस जो कि या तो होम आइसोलेशन या मेडिकल सेटअप में जिनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनमें हमने देखा था कि 10 मई वाले सप्ताह में ऑन एन एवरेज 37 लाख के करीब देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में थे, जो 22 मई तक घटते घटते 30 लाख से कम हुए। 1 जून तक वह अराउंड 20 लाख से कम यानी कि 18.95 लाख केसेस हुए। और अब हम देख रहे हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में करीब 9 लाख के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि करीब 65 दिनों के बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या में एक और विजिबल कमी आई है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक्टिव केसेस आर लेस देन 10 लाख। और आज हमने देखा है कि पीक के कंपैरिजन में करीब 28.3 लाख केसेस जो पहले एक्टिव केसेस की दृष्टि थे वह अब कम हो गए हैं। करीब 75.6% जो हमने पीक इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस मैनेज किए थे वह घटते घटते 75.6% कम हो गया है। और मुख्य विषय ऐसा है कि हम देखें कि एक समय पर जब देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, आज वह घटकर खाली मात्र 2.96% केसेस ऐसे हैं जो कि करीब एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। साथ ही मुख्यतः हम देख रहे हैं कि कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि एक्टिव केसेस की संख्या में काफी कमी आई है। देश में 20 स्टेट्स ऐसी हैं जहां आज एक्टिव केसेस 5000 से भी कम हैं। और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हम एक्टिव केसेस में एक ड्रास्टिक रिडक्शन भी नोट कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर वह केसेस जो कि देश में मॉनिटर किए जा रहे हैं, कंटिन्यूड एफर्ट्स एट फील्ड लेवल, हम उस स्थिति में भी पहुंचे हैं कि हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा। और 27 मई तक बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा। और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। हमने यह रिकवरी रेट करीब 2.5 महीने
के बाद इस देश में नोट किया है, सतत प्रयास जो फील्ड पर किए गए हैं, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स अब हमारे सामने आ रहे हैं। मुख्यतः इसमें भी हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, यानी कि एक्टिव केसेस की संख्या में कंटिन्यूड बेसिस पर कमी पाई जा रही है। एक मुख्य विषय और हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अगर आप देखें कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,525 रिकवरीज हुई हैं, तो यह करीब 2 गुनी है जो कि देश में टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस नोट किया जा रहा है। हम सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर देश में केसेस की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करते हुए जहां हम लोग करीब 7.9 लाख टेस्ट पर डे ऑन एन एवरेज कर रहे थे करीब मार्च के समय में, उसको हमने बढ़ाकर एज हाई है 21.35 लाख एवरेज टेस्टिंग पर डे के औसत से लेके आए। और जब देश में 70-75% केसेस में कमी नोट की जा रही है, तब भी टेस्टिंग पर कंटिन्यूड फोकस बनाते हुए पिछले एक हफ्ते में औसतन 18.78 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। और जहां देश में एक स्थाई पर इस अधिक संख्या में टेस्टिंग की जा रही है, उसी के साथ हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस बीइंग इम्पोज्ड एट द फील्ड लेवल इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट एक्टिविटीज, तो एक समय में जहां पर कि 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में एवरेज पॉजिटिविटी वाज एज हाई एज 21.4%, विच इंडिकेट कि बहुत हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में पाया गया। वह घटते घटते पिछले 5 हफ्तों में करीब 4.8% औसतन हो गई है, यानी कि 78% डिक्रीज in the overall case positivity which was noted during the peak time of the second wave। इसमें भी मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि पिछले 8 दिनों से कंटिन्यूड बेसिस पर देश में 5% से भी कम पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। और अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट हैज कम डाउन टू एज लो एज 3.45%, जो भी करीब पिछले 3 माह बाद हम देश में इस टाइप का ओवरऑल स्टेटस नोट कर रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में पॉजिटिविटी में जो ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है, उसके तहत 16 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी अब 5% से भी कम हो गई है। ऐसी बड़ी स्टेट जो कि देश की बड़ी जनसंख्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, वहां पर तो एज लो एज 1.52% पॉजिटिविटी भी पिछले 24 घंटे में नोट की गई है। एक मुख्य विषय हम सब इससे पहले चर्चा करते आए हैं और इससे पहले भी इस फोरम, इस मंच के द्वारा इस विषय में कई बार बात की गई है। एक भय का वातावरण क्रिएट किया गया हुआ, वह यह है कि एक स्थाई पर लगा कि हमारे बच्चे, हमारे युवा, वह बहुत अधिक संख्या में सेकेंड वेव में पॉजिटिव आए हैं। और उसी से लिंक एक इशू ये बनाया गया कि हो सकता है अगर कभी थर्ड वेव आती है तो तब हमारे बच्चे उसमें ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उसमें ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसी मंच के द्वारा तकनीकी स्थाई पर काफी डिटेल में इस विषय पर एक्सप्लेन किया गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो सीवियरिटी है वह कम रहती है। लेकिन क्योंकि बच्चे अवेलेबल हैं एज ए ससेप्टेबल पॉपुलेशन टू बी इन्फेक्टेड, तो अगर घर के बड़े भी बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वह इन्फेक्ट होकर घर में बच्चों के साथ मिलते हैं, प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर सकते, तो बच्चे इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। जरूरत है बच्चों को अवेयर करना, जरूरत है समाज में हर फैमिली को अवेयर होना। इसी विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर आप देखें जो हमारा युवा पॉपुलेशन, यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.49%, 22.7% एंड 17.26%, यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। इसी तरीके से अगर हम चाइल्ड ग्रुप को नोट करें तो जैसे 1 से 10 साल में पिछले साल करीब 3.28% केसेस में इन्फेक्शन पाया गया, उसी के अनुपात में सेकेंड वेव में 3.05% पाया गया,
साथ ही 11 से 20 वर्ग में अगर हम देखें कि 8.03% लोग इन्फेक्ट हुए, तो उसी के प्रोपोर्शन में 8.57% पॉपुलेशन इस पर्टिकुलर एज ग्रुप की सेकेंड वेव में भी इन्फेक्ट हुई। हम आपके द्वारा यह विनती करना चाहते हैं, हमें सतर्क रहना है, हमें हर एज ग्रुप के लिए सतर्क रहना है, लेकिन भय का वातावरण क्रिएट ना हो। आज भी वह पॉपुलेशन जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वह प्रिकॉशन नहीं लेगी तो वह इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल है। तो हम उसके अंतर्गत जो चर्या करनी है, जो कार्य करना है, उस पर अपना फोकस बनाए रखें और साथ में एक जागरूकता अपने समाज में हर स्थाई पर लाएं कि जिससे हम इन्फेक्शन के फैलने को रोक सकें। साथ ही एक और मुख्य विषय, एक पॉजिटिव न्यूज हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहते हैं। फील्ड स्थाई पर हमारे कार्यकर्ताओं के एफर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ करते हुए हम लोगों ने 26 करोड़ का एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज आज कंप्लीट किया है। मध्याह्न आज हमने आफ्टरनून के समय में यह फिगर भी कंप्लीट किया कि 26 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में वैक्सीन डोजेज ले चुके हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनमें 1.7 करोड़ डोजेज, 2.58 करोड़ डोजेज एंड 17.24 करोड़ डोजेज भी उनको दी जा चुकी हैं। हमारे सतत प्रयास है, हमने आपको इससे पहले भी अवगत किया है कि एक स्थाई पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए, दूसरे स्थाई पर फील्ड में काम करते हुए हम वैक्सीन को एज ए स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि सब लोग जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी एज ग्रुप, वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें। इसी के साथ ही एक और विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। हम सबको अवगत है, अब हम केसेस में एक एक मेजर चेंज नोटिस कर रहे हैं, एक रिडक्शन नोट कर रहे हैं। हर जिले में, हर स्टेट में अब कुछ हद तक रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है। ऐसे समय में जब रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, तो इससे पहले भी हमने कई बार इस विषय पर चर्चा की है कि जरूरी है कि हम एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से और इस बीमारी के बारे में समझते हुए क्या हमें अपना बिहेवियर अपनाना है, उसमें कोई कोताही ना हो, उसमें कोई कमी ना हो। जिसके लिए जरूरी है कि अब हमारा युवा वर्ग हो, वह अगर बाहर भी निकले, कोई भी ट्रैवल करे या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो उसको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो जैसे कि कई बार कहा गया है, जो कुछ संजोया है, जो कुछ पाया है, वह हम फिर से खो सकते हैं। इस बीमारी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक इनविजिबल एनिमी है। इसको हमें कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रिकॉशन सतत तरीके से लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां तक हो सके ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूजेज कम करें। जरूरी हो तो वॉक के थ्रू या साइकिलिंग कर लें। अगर कभी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी करना चाहें तो हम आपसे विनती करते हैं कि रश आवर्स को अवॉइड करें, ऐसे समय पर ट्रैवल करें जिस समय पर भीड़ कम हो। साथ ही अगर कोई क्राउडेड बस हो या ट्रेन हो तो जरूरी है कि हम थोड़ा समय वेट कर लें जब नेक्स्ट बस या ट्रेन आए, ताकि भीड़ में हमें चलना ना पड़े। जरूरी है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन का हम फॉलोअप करें, जिसमें कि मुख्य विषय है कि अगर हमें कोई कफिंग हो या स्नीजिंग हो तो हम अपनी एल्बो से उसको प्रोटेक्ट करें ताकि ड्रॉपलेट्स इधर उधर ना फैलें। जरूरत है कि हम अगर अपनी कार में भी जाएं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी जाएं, तो कोशिश करें कि वह कार जिसमें ज्यादा लोग हों उसमें हम, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो हम उसमें सिंगल पैसेंजर या लिमिटेड पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल करें। हम फ्रेश एयर का इस्तेमाल बढ़ाएं, जिसके लिए जरूरी है कि हम विंडोज को ओपन रखें। हम हैंड हाइजीन पर अपना ध्यान रखें। जब भी हम बाहर निकलें और लौट कर आएं, तब हम अपने हाथ को पानी से या हैंड सैनिटाइजर से उसके द्वारा साफ रखें। और कोई भी सिम्टम्स हो तो हम आप सबसे विनती करेंगे कि अपने आप को, अपनी फैमिली को और समाज में सबको सुरक्षित रखने के लिए काइंडली ट्रैवल को अवॉइड करें। हमारी लड़ाई में, जो अब तक की लड़ाई है, उसमें वेपन्स वही लिमिटेड हैं। हमें जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोशल वैक्सीन के रूप में हमारा सबसे बड़ा हथियार रहेगा। जबकि समाज में अब हम डिफरेंट एक्टिविटीज खोलने जा रहे हैं, मार्केट्स खुल रही हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल रहा है, उस समय पर पुराना कई बार जैसे कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया कि पार्टीज बढ़ी, लोगों का इंटरेक्शन इतना बढ़ा कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स को कम किया या छोड़ ही दिया। ऐसी सिचुएशन फिर ना आए। हम ध्यान रखें कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर
यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड एज वेल एज एनवायरमेंटल हाइजीन की जो सतह है वह साफ रहे, उस पर हमारा ध्यान रहे। एक स्थाई पर समाज के रूप में जब हम इसको एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में सब लोग कार्य करें, दूसरे स्थाई पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर सरकार, स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट इस पर फोकस रखेगी कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का प्रॉपर फॉलोअप हो, ताकि हमारे ना कि अर्बन एरिया बल्कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में भी वह पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वह पर्टिकुलर अप्रोच हम डिटेल में हाईलाइट करके सबको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा एडिशनल टूल हम लोग के साथ है, उसका इस्तेमाल करें। हमारी लड़ाई जन भागीदारी, जन आंदोलन से ही जीती जा सकती है। साथ ही जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि एक स्थाई पर वैक्सीनेशन हमारे पास टूल के रूप में अवेलेबल है, जन भागीदारी, जन आंदोलन के रूप में हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अपना प्रयास, अपने एफर्ट्स कभी कम ना करें। और खासकर अब जब सेकेंड वेव में हम लोगों ने कुछ उस कष्ट को देखा है, सहा है, तो जरूरी है कि हम कोई भी कोताही ना करें। आज हम आप लोगों से फिर एक और विनती करना चाहते हैं कि जो भी गेम्स हमने आज तक जीते हैं, उन गेम्स में एक स्थाई पर प्रजा, एक स्थाई पर हर सिटीजन का सहयोग, दूसरे स्थाई पर हमारे कोविड वॉरियर्स, चाहे वह एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे एक एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, चाहे वह एक टेस्टिंग में सपोर्ट करने वाला हमारा एक टेस्टिंग मैकेनिक, टेस्टिंग एक हमारे जो लैब टेक्नीशियंस हों, हमारे डॉक्टर्स, जिन लोगों के सपोर्ट की वजह से जितना भी कष्ट आया, इस देश ने इतनी परेशानियां होते भी इस प्रोसेस को मैनेज किया, हमें उसे शत शत नमन करना है। इसी के रूप में हम आपको एक छोटा सा वीडियो भी आज दिखाना चाहेंगे। मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। आनंद जैसे हजारों स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से ही देश में करोड़ों लोगों की टेस्टिंग संभव हो पाई है। हमने पूरे साल में तो हजारों लोगों का सैंपल कलेक्शन किया होगा। एक साल से भी अधिक समय से हमारे देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में से योगदान दे रहे हैं। ये वॉरियर्स सरकार के अथक चेहरे हैं, जो लोगों का जीवन बचाने में जी जान से जुटे हुए हैं। पूरे देश के लिए ये बहुत ही विकट समय है और ऐसे संकट की घड़ी में हम सब लोग स्वास्थ्य कर्मचारी भारत सरकार से मिलकर काम करें, उसी में हमारा सब लोगों का भलाई है। वे इस कठिन समय में राष्ट्र का सुरक्षा कवच बनकर निरंतर परिश्रम कर रहे हैं और पूरा देश वास्तव में उनके समर्पण और परिश्रम की सराहना कर रहा है। कभी कभी घर से ही सीधा फील्ड में निकल जाते हैं, गाड़ी लेके ड्राइवर लोग, टीम लोग उधर ही पहुंच जाती है, वहीं से निकल जाते हैं। फील्ड में गए, वहां से सैंपल लेके आए, लैब में सबमिट किए, उसके बाद कभी लंच किया, कभी नहीं टाइम मिला तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट कॉल आया, दूसरी जगह चले गए। आनंद जैसे हजारों लैब टेक्नीशियंस जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे मुश्किल समय में और बिना खुद का सोचे करोड़ों लोगों का टेस्ट करके सरकार का हाथ बटाया, उनको हम शत शत प्रणाम करते हैं। हम ही अगर बैठ जाएंगे तो बाकी लोग भी यही सोचेंगे, सब बैठ जाएंगे तो एक दूसरे की हेल्प कौन करेगा? सारे लोगों को बीमारी हो जाएगी तो कैसे चलेगा हमारा देश? ये हमारे देश के कोविड योद्धा हैं, हम इनके कृतज्ञ हैं। इन सभी वॉरियर्स को हमारा सलाम। कोविड संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो कोरोना वॉरियर्स को हम सलाम करते हैं, जिनके दम पे भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, सक्सीड हो रहा है और इस बीमारी को खत्म करके हटेगा। सो आई join you all in saluting our corona warriors, healthcare workers of all categories, and today in particular we saw a great example of the role being played by the technical teams, those who carry out diagnostic tests in various locations, hospitals, in outreach locations and so on. But there's a large group of people who are working as a team in this regard. Nurses, doctors,
sanitation workers, ambulance workers, receptionists, the helpers in wards, and so on and so forth. And of course, we also like to salute the frontline workers, the security personnel, municipality workers, and people who are engaged in disaster control activities, the partnership coming from the NDMA, and so on and so forth, and people at large, people who are mobilizing others, looking after their needs in difficult times. We salute them all today. Thank you. Thank you for this very nice, very beautiful video. Essentially 2 points. Firstly, let me take you from Love Agarwal ji, that as we are opening up our responsibility, our discipline becomes very, very important. And today you saw again a very nice clipping and a nice collage of tasks that we should be performing and being careful about during commuting, travel. Very practical aspects were shown, and I like that to be shared widely, because in a very nice, clear way, the principles of avoiding infection and not passing on infection, both aspects have been highlighted by simple precautions that we can embrace. इसी प्रकार जब मार्केट्स खुल रही हैं, हम याद दिलाना चाहेंगे कि हम भीड़ नहीं करेंगे, हम दूरी बनाएंगे, हम अपनी बारी की वेट करेंगे, बंद माहौल में कम लोग रहें, यही हम सबके लिए अच्छा है। दुकान के बाहर खड़े हों तो दूर दूर खड़े हों, और दुकान वाले भी, दुकान में मदद करने वाले भी, और जो क्रेता है, कंज्यूमर है, क्लाइंट है, वो सब मास्क पहनेंगे और अच्छी तरह से मास्क को पहनेंगे, ठीक तरह से मास्क को पहनेंगे। We are duty bound to conduct ourselves in that manner. इसके अलावा जो हमारा efforts at testing, efforts at containment becomes even more important. याद दिलाना चाहेंगे कि अब वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी लो है, दबी हुई है, और जब भी अब कहीं पे पॉजिटिव केस आए, उस पॉजिटिव केस को अलग करना है, उनके कॉन्टैक्ट्स को हमें अलग करना है, और जहां एक क्लस्टर केसेस का बनता है उस जगह को हमने कंटेन करना है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनानी है, उस एरिया को पेरीमीटर कंट्रोल करके अलग रखना है। ये याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसी तरह से वायरस की पहुंच को लोकलाइज करेंगे, बाहर नहीं फैलेगी। ये मुश्किल स्टेप है, बहुत कोऑपरेशन चाहिए, एनफोर्समेंट चाहिए। कई दिनों तक वो एरिया जो है वो अलग हो जाता है, उसमें एसेंशियल सर्विसेज चाहिए, मदद चाहिए, 14 दिन 21 दिन, लेकिन वो एक कारगर तरीका है वायरस कंटेनमेंट का, और उसकी जिम्मेवारी समाज की भी है और सिस्टम की भी है। दोनों के जुड़ने के साथ ही ये संभव हो सकता है कि कंटेनमेंट कैसे किया जाए। जब बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये कंटेनमेंट मुश्किल हो जाता है कि कितने बड़े एरिया को बंद करें। इसलिए पर्टिकुलरली याद दिलाना चाहूँगा, आई लाइक टू रिमाइंड दैट नाउ व्हेन वी सर्वेल द प्रेजेंस ऑफ द वायरस, occurrence of cases, we must, after testing, after identifying a hotspot, we must invoke the principle of containment effectively. अभी हमें वो थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी लोकेलिटीज में करना पड़ेगा, और संभव है कि उसको वहीं सप्रेस कर देंगे। इतना सीख लिया है हमने कि जल्दी पकड़ो तो काबू में रहता है, देर हो जाती है तो बढ़ता जाता है, इतना फैलता तो फिर स्पीड बढ़ जाती है। एंड लेट्स ऑल्सो रिमाइंड आवरसेल्व्स कि जो हम वेरिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं वो पुराना ओरिजिनल वेरिएंट्स की बजाय हम अब जानते हैं क्लियरली कि रिलेटिवली हाईली ट्रांसमिसिबल है, फैलता है। तो इसलिए उस एफर्ट में, कंटेनमेंट के एफर्ट में हमें और भी चौकस रहना पड़ेगा, और इसी प्रकार अपना बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की भी जिम्मेवारी हमें ये लेके एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए
कि ये वाला जो वायरस है ये ज़्यादा चालाक वायरस हो गया है 2020 के मुकाबले में, तो उससे भी ज़्यादा चौकसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, प्रिवेंशन, ये सब हमें करना पड़ेगा। ये रास्ता बिल्कुल क्लियर है, इसके बिना सिचुएशन फिर खराब हो सकती है। On the vaccine front, as you know, today 26 crore mark has been breached. We have gone higher than that. You also know that the vaccine pace has picked up. And there is an important and interesting and positive development with regard to the Novavax results that have come yesterday. Very promising. This is a protein subunit vaccines given in 2 doses. What we are learning from the data that's available in the public domain, that this vaccine is very safe, and this vaccine is highly effective, more than 90% as you heard. But what makes this vaccine relevant for today, in order to mention this, is the fact that this vaccine will be produced in India. There is preparatory work already accomplished by the Serum Institute. They are in collaboration with the original company. And in fact, as you know, they are also conducting a bridging trial already, which is in advanced stages of completion. So the efficacy and positive results of this study augur very well for our nation, because on our soil this vaccine will be produced, hopefully in very large quantities. There will be some gap for a while when the production picks up, production ramps up, but also regulatory processes and regulatory requirements are met. And while we wait for that, we surely have something to feel good about, and some again to feel proud that another vaccine looks like on the horizon in near future as a part of the vaccine choice that our nation can have. So I congratulate the team which is already engaged in establishing production capacity in our country, and also hoping that they will complete the trial as scheduled. And I'm also hoping that they would also start in good time trials in children, because now that we have the safety data in adults, it is time without delay for us to start trials or the bridging trials or complementary trials in pediatric population, which, as you know, is of special interest to all of us. So it's a good development. The pace of vaccination should see renewed energy from next week onwards, जब हम realign करके अपनी efforts को, state के efforts को, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा समन्वय और more effective coordination and scale up at the ground level is expected to be achieved. So we look forward to the new phase in vaccine implementation, vaccine scaling up, and also reaffirmed faith in coverage through the private sector across the country in a very equitable way. So the teams are working both in the center and in the states to set up an efficient program and to build on the new guidelines for high coverage, high speed coverage of the vaccination across the country. Thank you very much. Thank you, sir. We'll now take some questions. Number 19. सर, डेल्टा प्लस के बारे में कोई जानकारी अगर आप दे पाएं कि किस तरह का अभी तक है यहाँ भारत में, कितना मिला और किस तरह की जानकारी आपके पास अभी उपलब्ध है सर? और एक और सवाल है सर, AEFI पर एक मौत की जो आई है, तो ऐसे और कितने पेंडिंग है केसेस की जो AEFI में कमिटी के सामने? तो पहले डेल्टा वेरिएंट के बारे में जो चर्चा पब्लिक डोमेन में आई है उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि
विदित है और दोबारा भी कहना चाहिए कि mRNA वायरसेस जो हैं, they are particularly predisposed to errors in their application. When errors in the application of their RNA happen, the virus acquires new character to an extent, to a specific instance and extent. At times, this may be significant from the point of view of the disease. It could be in a region, particularly in spike protein region, which is on the virus, through which the virus attaches to the body, to the cell. So if that part becomes smarter than the previous version, it is to our disadvantage. So we are worried about such variants. So पहली बात है कि ये होता ही रहेगा, हो ही रहा है, नेचर में हो रहा है. As you know, डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया. उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है. उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है. इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है. कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन इसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है. ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, just a few 2 days ago. So the present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. Transmissibility बढ़ जाती है, severity बढ़ जाती है, etc. वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं है. लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए. हमारे देश के बाहर ये पाया गया है, इसको वॉच करना है. जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द वायरस. जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑलमोस्ट 28 लेबोरेटरीज का बनाया गया है, उस काम में ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क होगा और वो कॉन्स्टेंटली इसको वॉच किया जाएगा और देखा जाएगा इसका मतलब क्या, इस वेरिएंट से क्या नुकसान हो सकता है. जैसे कि पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट. सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. इट इज समथिंग which science should watch, science will understand, but remember that there is no way that you can shoot these variants away. ऐसा कोई प्रिसिशन वेपन हमारे पास नहीं है कि इन वेरिएंट्स को आगे से ना हो या इनको ही आप ट्रैक करके खत्म कर दे. No. What we need to do is what has been highlighted today by Love, which has been highlighted repeatedly from this. We monitor. We know what is the behavior of these new variants. We are conscious and we are more alert if those variants are bad for us, worse for us compared to the standard. But what is the response you mount? The response you mount is the same principle. Your own behavior, protection. Don't give opportunities to viruses to reach you or to spread from you. Opportunities that virus loves are parties, gatherings, crowding, not wearing a mask, and so on and so forth. तो उसको करना होगा. टेस्टिंग को मेंटेन करना होगा, क्वारंटाइन करना होगा कॉन्टैक्ट्स को, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करना होगा, कंटेनमेंट जोन बनानी होंगी,
जो बीमार होंगे उनको लुक आफ्टर करना होगा, वैक्सीन देना होगा। लेकिन अगर हम चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं तो ये वेरिएंट्स भी कम बनते हैं और चाहे कोई भी वेरिएंट हो उसका स्प्रेड नहीं आएगा। तो जो रूट कॉज, लव एक टर्म यूज करते हैं कि जो रूट कॉज है उसको पकड़ो। रूट कॉज क्या है? चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो कैसे रोकेंगे कि एक से दूसरे तक नहीं पहुंचे, और बाई चांस पहुंच गई तो जिसके पास पहुंचे उसको अलग करो, और जो से है तो कंटेनमेंट करो। हमारे टूल्स वही रहते हैं और उन टूल्स में वैक्सीनेशन भी शामिल है और वैक्सीनेशन का स्केल अप भी होना चाहिए। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट दिस फॉर वॉचिंग इट्स सिग्निफिकेंस and to see and track how this variant progresses in other countries globally, and if it has presence in India, where all it is there, for that our system will respond. At the same time, please be, it's another reminder to us कि जो behaviors हमें बचाते हैं पैंडेमिक से, इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, उनके ऊपर हमारी कोई लापरवाही नहीं हो सकती। Thank you. Number 15. Yeah, with your permission, sir, I'd just like to highlight one small aspect. देखिए, जैसे पॉल सर ने एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि एक तरफ है साइंस की तरफ से एनालिसिस करके वेरिएंट को समझना, उसके बिहेवियर को समझना, उसका पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट इंपैक्ट होगा, उस पर काम करना। उसको करते हुए भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड मुख्यतः 5 हैं। One is, we always keep talking about it, COVID management is more of same. जो हमने पहले किया वही अब करना है, नए प्रिंसिपल्स नहीं है, उन प्रिंसिपल्स को कंटिन्यूड बेसिस पर करना है। एक दिन की गड़बड़ उससे इंफेक्शन फैल जाएगा। प्रिंसिपल्स वही हैं, अर्ली टेस्टिंग, फोकस ऑन टेस्ट, ट्रैकिंग, इंफेक्शन को फैलने देने, कंटेनमेंट पर काम करें, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीट। अगर कोई पेशेंट बीमार हो भी जाए किसी कारणवश, चाहे होम आइसोलेशन या हॉस्पिटल सेटिंग में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। चौथा, नए सपोर्ट के रूप में फोकस ऑन वैक्सीनेशन। और पांचवा और सबसे मुख्य, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो हम आपके द्वारा, जब आपने वेरिएंट के बारे में बात की, आपसे सबसे और सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, ये 5 प्रिंसिपल्स हमें फोकस करने कंटिन्यूड बेसिस पर जरूरत है, क्योंकि वायरस नहीं थका है। हम कह सकते हैं कि हम 1 साल 5 महीने से इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सुलेस नहीं हो सकता, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर काम करना है। दूसरा, आपने एडवर्स इवेंट के बारे में पूछा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। एक बहुत बार एक प्रश्न आता है कि हम कोविन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड की बात होती है, या हम इसकी बात करते हैं कि भाई अब हमारे बताइए एडवर्स इवेंट कितनी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सारा वैक्सीनेशन एक आईटी प्लेटफॉर्म के लिए क्यों जरूरत है, एक आईटी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैनेज क्यों करना है। उसका एक सिंपल सा कारण है, अगर मैंने फर्स्ट डोज ले ली, जिस टाइप की हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस कई बार सिस्टम में होती भी है, पर्टिकुलरली ट्राइबल, रूरल और इवन स्लम एरिया या किसी और पर्टिकुलर एरिया में भी, इवन पढ़े लिखे लोगों में भी कई बार हमने देखा है